एग्ज़ाम वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस का सीरीज लेकर के आए हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम वाले द्वारा बनाया गया सीरीज है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका सहयोग और हमारा प्रयास, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम वाले सीरीज में। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलते हैं थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में भी जान लेते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से लेके 1351 तक। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चन्हूदरो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चन्हूदरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल वंश की शुरुआत किस युद्ध के फलस्वरूप हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, या फिर ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो इसका सही जवाब देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग जानते हैं दोस्तों 1526 ईस्वी। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों मैं बताते चलूँगा आपको वीडियो के साथ साथ। और घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। और चंदेरी का जो युद्ध था वो 1528 ईस्वी में। और खानवा का जो युद्ध था 1527 ईस्वी में। सभी इसे याद रखते हैं, बस हम उसे रिमाइंड करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1896, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी 1924। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1924। 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, या फिर डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं, अनुच्छेद 14। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये बता रहा है कि हर व्यक्ति को राज्य या फिर केंद्र, भारत के राज्य किसी भी क्षेत्र का कोई भी हो, उसे समान संरक्षण दिया जाएगा, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के स्थगन के संदर्भ में साइन डाई, ध्यान से सुनिएगा, साइन डाई शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए 2 घंटे के लिए, ऑप्शन बी आधे दिन के लिए, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए, या फिर ऑप्शन डी 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनिश्चित काल के लिए। साइन डाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान प्रारूप संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो संविधान प्रारूप संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1949, या फिर ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1951। 1951 से हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लीजिएगा अपने नोटबुक में, जरूर रिमार्क कर लीजिएगा इसे। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होते हैं वो हमारी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में यीस्ट क्या है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, या फिर ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कवक। कवक इसका सही जवाब है। यीस्ट जो होता है वो एक कवक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है एलेक्जेंडर। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, धमनियां रक्त का वाहन करती हैं जो कि भरी होती है किससे? क्वेश्चन है, धमनियां रक्त का वाहन करती हैं जो कि किससे भरी होती हैं? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, आप मतलब समझ रहे होंगे कि धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है किससे? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टॉक्सिन, या फिर ऑप्शन डी लिपिड्स। इसका सही आंसर है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन। जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलोर में है ये बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे मार्क कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन डी ठोस। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी कि किसके अणु एक दूसरे से एकदम
टाइटली बंधे हुए होते हैं, जो एकदम जोर से पकड़ किसके किसके अणुओं के बीच में बंधा होता है। तो ये आप खुद से भी सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस। ठोस जो होता है वो कितना हार्ड होता है, सॉलिड होता है, इसी के कारण ठोस बहुत सॉलिड हो जाता है कि उसके अणु जो होते हैं वो एकदम पैक्ड एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और एकदम टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे की बहुत फेवरेट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुई है रेलवे में, अच्छे एग्जाम में, टीसी के एग्जाम में, एएसएम के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुई है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है 5। पहली तो हम लोग जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, और चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और फिफ्थ नंबर है आइंस्टीन बोस कंडेंसेट। ये पांचवी है जो हम लोग जानते हैं कि कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस अवस्था में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, किस अवस्था में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ऑप्शन ए ठोसों में, ऑप्शन बी द्रवों में, ऑप्शन सी गैसों में, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कहने का ये मतलब है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें हम इजीली कोई चीज़ को फैला सकते हैं, कोई चीज़ बहुत जल्दी उसमें फैल सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि गैस में हम कोई भी चीज़ को इजीली फैला सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके धुएं कितने इजीली पूरे कमरे में फैल जाते हैं, या फिर कोई भी स्मेलिंग होती है, कुछ भी जलने की बू आती है तो कितनी जल्दी वो चारों तरफ गैसों के माध्यम से वो फैल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है गैसों में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धनात्मक होती हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन ए धातु, बी अर्धधातु, सी उपधातु, या फिर डी अधातु। तो इसका सही जवाब है धातु। धातु जो होती हैं वो विद्युत की धनात्मक होती हैं। ठीक है, और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है कि इसे हम लोग पॉजिटिव मार्क डिनोट इससे करते हैं हम लोग, और ये तन्यता का गुण इनमें होता है, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक लचीली होती है? निम्न में से कौन सी सबसे अधिक लचीली होती है? ऑप्शन है Ag चांदी, बी एल्युमिनियम Al, सी Na सोडियम, या फिर डी जिंक Zn। तो दोस्तों इसका सही जवाब है Ag चांदी। चांदी की जो लचीली होती है, इतनी लचीली होती है चांदी कि हम इसे बहुत लंबा, इसको हम एकदम पतला वायर इसका बहुत दूर तक हम लोग लेके जा सकते हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है ये चांदी। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कोई भी नहीं होती है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है? किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, या फिर दाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, या फिर ऑप्शन डी लंबाई। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आजकल बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अदिश राशि नहीं है। आप लोग ये रिमार्क कीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देके क्वेश्चन को बनाइएगा। तो इसका सही जवाब है लंबाई। लंबाई क्यों अदिश राशि नहीं है, जिसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 21 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टेज, या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आवेश। आवेश का होता है, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं चार्ज। एम्पियर सेकेंड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसकी इकाई होती है आवेश होती है इसकी, चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है क्रोमोस्फीयर, बी है फोटोस्फीयर, सी है कोरोना और डी है लिथोस्फीयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोरोना। सूर्य का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सूर्य का जो वो तो एक ऐसे मोड में होता है, और उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे सन के ऊपर भी ऐसे ऐसे जो बने हुए होते हैं, उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। आजकल जो कोरोना चल रहा है वो भी उसी की शक्ल का है, लेकिन उसी के बेस पे इसका नाम भी कोरोना रखा गया है, जो अभी पैंडेमिक चल रही है। तो सन के ही स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको भी हम लोग कोरोना कहते हैं। तो सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017-19 में कंटिन्यू इसको पूछा गया है, और हो सकता है कि ग्रुप डी में अब क्वेश्चन ये आ जाए, बहुत बार एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है 50%, बी 60%, सी 70% या फिर डी 80%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 70%। 70% समुद्र पृथ्वी का टोटल एरिया कवर किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बहुत बार ये क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव के साथ, ऑप्शन बी मकर रेखा के साथ, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, या फिर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के साथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के साथ। भूमध्य रेखा के साथ जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो सबसे उच्चतम होती है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं? 16, बी 11, सी 8 या फिर डी 18। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 18। इसमें बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 16 है, बट 16 अभी प्रेजेंट में नहीं है, और रेलवे अभी पूछेगी तो कोई भी 16 गलती से ना बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें करेक्शन, इसलिए इसको करंट के व्यू से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि 16 से अभी 2 ईस्टर्न कोस्ट का जो रेल मंडल जो बढ़ा हुआ है वो उसके हिसाब से 18 अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट का जरूर मार्क सिंबल दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का द्योतक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी का द्योतक है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
ऑप्शन सी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, या फिर ऑप्शन डी भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ? मुंबई में है, मुंबई के ट्रॉम्बे में ये पड़ता है, इसका लोकेशन है मुंबई ट्रॉम्बे। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर तो सभी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार बेस किससे बना हुआ है? कॉमन क्वेश्चन है रेलवे का। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किससे बना है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सीमेंट और स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक और सीमेंट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सीमेंट। एफिल टावर का जो बेस है वो सीमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है पोखरण किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है पोखरण, जहाँ पे हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे जब हमारे फर्स्ट बार एटॉमिक का जो प्रशिक्षण हुआ था वो पोखरण से ही हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? फिर से सुनिए दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या फिर ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है ये क्राइस्ट चर्च स्टेडियम, स्थित है न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एग्ज़ाम वाले टीम को सपोर्ट करें, और ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अभी ऐसी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं सर। तो इसके साथ ही इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।